नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स का क्या रोल है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स का ज़्यादा डायनामिक्स नहीं है। तो जानेंगे। वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम क्यों मिला और क्या है भारत की राजधानी की पॉलिटिकल डायनामिक हिस्ट्री। सबसे पहले हम जाएंगे सन 1911 में और 1911, जब अंग्रेजों के शासन के दौरान दिल्ली राजधानी प्रेजेंट डे भारत की राजधानी बन चुकी थी। दे हैड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली में जो राजधानी को शिफ्ट करने का कारण काफ़ी थे। दे कुड बी जियो पॉलिटिकल। दिल्ली की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ज़्यादा सेंट्रल ऑफ इंडिया में है, और कलकत्ता में उस वक्त नेशनलिस्ट मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इसीलिए उन्होंने दिल्ली को ही भारत का राजनीतिक केंद्र बनाने का फैसला ले लिया। अगर दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट साल है 1952, जब इसकी एक्चुअल में शुरुआत हुई। ये वो पहला समय था जब दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली का संगठन हुआ। पहली बार दिल्ली में इलेक्शंस हुए, जो कि कांग्रेस ने स्वीप कर ली और वो जीत गए, और पहले चीफ मिनिस्टर बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। उस वक्त जो दिल्ली की असेंबली थी वो कुछ साल तक चली, लेकिन अगला बदलाव जो आया वो बहुत दूर नहीं था। 1956 में जैसे कि पूरे भारतवर्ष के स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदलने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसका नेचुरल असर दिल्ली पर भी पड़ा। दिल्ली was no longer considered a state under the Part C States 1951 Act। ये वो एक्ट है जो कि पार्ट सी स्टेट्स इसीलिए क्योंकि ये फॉर्मरली अंग्रेजों के शासन में प्रिंसली स्टेट्स होती थी। सो दिल्ली से पूर्ण राज्य होने का दर्जा छीन लिया गया, और इसके बाद काफ़ी वर्षों तक दिल्ली में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया। 1957 में दिल्ली में पहली बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का संगठन हुआ। MCD वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। अगला जो बड़ा बदलाव दिल्ली में आया था वो आया था 1966 में। इस वक्त दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट पास हुआ था। इसके अंतर्गत दिल्ली बिकेम द दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, जिसके अब हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी was the governor, and he was heading his members, his council members। तो दिल्ली में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। ये वो पहला साल था जब दिल्ली को अपने गवर्नर मिले थे, और उस वक्त से लेकर काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही दिल्ली सेंटर के अंडर चलती रही। अगला बड़ा बदलाव जो दिल्ली में आया था वो आया था 1991 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 69th अमेंडमेंट हुआ था, और दिल्ली को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो भारत में अभी हैं, जो कि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के होने के बाद 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तो दिल्ली उस वक्त यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन दिल्ली का यूटी से स्टेटस NCT चेंज कर दिया गया, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसका मतलब था कि दिल्ली वर सपोज टू हैव अ चीफ मिनिस्टर। नाउ दिल्ली कुड इलेक्ट अ गवर्नमेंट। गवर्नर वाज आल्सो सपोज टू बी द हेड who was supposed to work alongside the chief minister of Delhi। दिल्ली की अब असेंबली से जो 70 सीटें होनी थी। दिल्ली इज अ यूनिकार्मल स्टेट। यूनिकार्मल का मतलब है कि यहाँ पे 2 अलग अलग हाउसेस नहीं होंगे। भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें बाइकार्मल गवर्नमेंट होता है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होता है, जो कि सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट्स द अपर हाउस एज वी हैव इट इन आवर पार्लियामेंट। तो दिल्ली यूनिकार्नल गवर्नमेंट थी जिसमें 70 सीट्स थी। गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो 3 चीजें थी, विच वॉज पुलिस,
लैंड एंड पीपल विच केम अंडर द गवर्नर, और बाकी के सारे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ केयर, स्कूल और बाकी का दिल्ली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली पे थी। अभी हमने रिसेंटली देखा ही था कि केजरीवाल गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिटिक्स के दबाव में आके अपना काम नहीं कर पा रही थी। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 जुलाई 2018 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग पास की, जिसमें कहा गया कि जो दिल्ली के डे टू डे मैटर्स हैं उसमें फाइनल से और कॉल टू बी एबल टू एक्सप्लेन इट यू इन सिंपल वर्ड्स वो चीफ मिनिस्टर का ही रहेगा, और गवर्नमेंट की उनको बार बार जाके परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। खैर 1993 में सबसे पहले दिल्ली की सरकार इस्टेब्लिश हुई एक बहुत ही लंबे वक्त के बाद, और जो सरकार इस्टेब्लिश हुई वो थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके चीफ मिनिस्टर बने थे मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना कुछ समय तक रहे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए साहिब सिंह वर्मा। ये सेम 5 साल के ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ, और एक और चीफ मिनिस्टर जो उसी 5 इयर्स टर्म में रही थी वो थी सुषमा स्वराज। जो भारत की जनता और दिल्ली की जनता बढ़ते हुए अनियन प्राइसेस से काफ़ी परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब तो सरकार बदलनी होगी। इसीलिए 1998 में कांग्रेस दिल्ली जीत गई। वो जीती थी 52 सीट्स, और हम जानते ही हैं कि शीला दीक्षित दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन गई। शीला दीक्षित हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। वो जो है शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और वो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी काफ़ी करीबी रही हैं। उन्होंने 15 साल तक दिल्ली पे राज किया, और वो कहती हैं कि उनकी बड़ी उपलब्धियों में से सीएनजी, एनवायरनमेंट और मेट्रो जो है उनकी गिनती डेफिनेटली होनी चाहिए। तो 15 साल तक कांग्रेस ने दिल्ली पे रूल किया, बीजेपी से हटकर कांग्रेस आ गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि उस दौरान काफ़ी स्कैम्स बाहर आ रहे थे और निर्भया केस भी हुआ था, जिस कारण से कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ी थी। इसी दौरान एक और पॉलिटिशियन का राइज हो रहा था जिसका नाम आप और मैं जानते हैं, जो कि है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट केम इनटू पॉलिटिकल लाइमलाइट विद द आरटीआई अनाउंसमेंट इन इंडिया, जब आरटीआई इंडिया में आया था, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो कि अन्ना हजारे ने शुरू किया था, उसके एक बहुत ही पॉपुलर फेस अरविंद केजरीवाल जी भी थे, जिन्होंने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और अपना एक पॉलिटिकल आउटफिट भी फॉर्म किया जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। 2013 में जो है अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन जीत गए, परंतु उन्हें केवल 23 सीट ही मिली। 45 days his tenure was the smallest tenure of any chief minister, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर दिल्ली जो है राष्ट्रपति शासन के अंडर आ गया। इट वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा 2015 में, जब उनको बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। ही वन 67 सीट्स आउट ऑफ 70 सीट्स। उन्होंने शीला दीक्षित को उन्हीं की सीट से काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया, और आम आदमी पार्टी वॉज अनअबैशडली विक्टोरियस इन दैट इलेक्शंस, और बीजेपी केवल 3 सीटों पर ही सीमित होकर रह गई थी। कांग्रेस का पत्ता बिल्कुल ही साफ हो गया था। 2020 में फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, लेकिन इस बार उन्होंने जीती 62 सीट्स, तो पहले के मुकाबले 5 सीटें कम। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे दिल्ली की जो पॉलिटिक्स और कास्ट के बारे में। दिल्ली में जो है वो 17% है शेड्यूल कास्ट। अपर कास्ट की बात करें तो 13% ब्राह्मण, 8% राजपूत, 7% वैश्या, 5% पंजाबी खत्री, और अदर अपर कास्ट आर
8%। कहते हैं कि दिल्ली की जो डेमोग्राफी है, दिल्ली में जो अपर कास्ट है वो बाकी राज्यों से ज़्यादा है। दिल्ली हैज़ अ ह्यूज चंक ऑफ अपर कास्ट पॉपुलेशन। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, काफ़ी दुखद बात है कि इस वक्त पर भी हम कास्ट सिस्टम को इतना तवज्जो देते हैं, लेकिन स्टेटिस्टिक्स तो बताने पड़ेंगे। यादव्स हैं 3%, कुर्मी है 3%, जाट है 3%, गुज्जर है 2% और अदर ओबीसीज हैं 12%। मुस्लिम पॉपुलेशन दिल्ली की है 14%, 3% सिख और 2% अदर। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि जो बीजेपी है उनका लगभग 60% ऑफ वोटर बेस इज दी अपर कास्ट, और उसके साथ उनके जो बैकवर्ड क्लासेस में जाट्स जो है वो भी बीजेपी के साथ हैं। ये उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट वोट बैंक है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उन्होंने जो प्रीवियसली कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गया है, जो कि है मुस्लिम्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सिख्स तो और दलित्स। तो ये जो है वो आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग वोट बैंक माने जाते हैं। एक और फैक्टर है जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को काफ़ी डोमिनेट करता है, वो है पूर्वांचली। पूर्वांचली वो लोग हैं जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के माइग्रेंट्स हैं दिल्ली में। दिल्ली में लगभग 20 मिलियन या 2 करोड़ की जनसंख्या है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ पीपल आर पूर्वांचलीज, जो कि माइग्रेंट्स हैं। तो अब ये भी जो लोग हैं वो दिल्ली की पॉलिटिक्स को काफ़ी डोमिनेट करते हैं, इसीलिए सारी पार्टीज जो हैं इनको अपीज करना नहीं भूलती। तो ये था दिल्ली की वाइब्रेंट और डायनामिक पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 3 इम्पॉर्टेंट पार्टीज हैं। और election of Delhi is something that's often regarded as a very important event for the entire India, क्योंकि जो सरकार है वो दिल्ली या राजधानी की संगठित होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। शुक्रिया।